तो हम लोग बात कर रहे हैं पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। तो पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया कि इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, एक पोसेसिव एडजेक्टिव और एक है पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव एडजेक्टिव को तब समझेंगे, अगर आप कैसे समझेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव कभी भी आएगा तो अपने बाद नाउन लेकर आएगा, और पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है हमेशा सेंटेंस में अकेले आता है। इट ऑलवेज कम्स सिंगल एंड alone in the sentence. It doesn't take any kind of noun after that. I'm talking about possessive pronoun. तो ये हो गया पोसेसिव प्रोनाउन। अब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या जानना है आपको कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दिस दोज को कहते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को अगर आपको जानना है, इसको और भी हम लोग रूल के अनुसार अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारी बातें आप जानेंगे, लेकिन पहले वन बाय वन मैं बता दे रहा हूँ कि कौन सा प्रोनाउन की काइंड्स में क्या क्या बातें हैं। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को जानना है तो दिस दैट दिस दोज, ये सब जो है ये आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब दिस दैट दिस दोज का भी यूज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। दिस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं नियरेस्ट प्लेस के लिए। अगर कोई वस्तु आपके नज़दीक है तो उसके लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं, जैसे दिस इज़ माई मार्कर। दैट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज़ दैट फॉर शोइंग द नियरेस्ट थिंग, वट एवर एनीथिंग इज सराउंडेड beside you, you will use only this। दूसरी बात की अगर हम बात करें दैट का, तो दैट का यूज़ हम लोग डिस्टेंट प्लेस के लिए करते हैं। दैट का यूज़ हम लोग डिस्टेंट प्लेस का मतलब दूरस्थ कोई चीज़ के लिए, दूरस्थ कोई वस्तु के लिए करते हैं। जैसे दैट इज़ माई ब्रदर, दैट इज़ माई पेन, दैट इज़ माई बॉटल। तो ये जो आपने सेंटेंस बोला दैट से, तो ये जो है आपका डिस्टेंस प्लेस के लिए आ रहा है, डिमोन्स्ट्रेटिव है ये। दिस का प्लुरल दिज होता है, दैट का प्लुरल दोज होता है। ध्यान दीजिए, दिस का प्लुरल दिज होता है, यानी कि दिस मतलब एक और दिज का मतलब ये बहुत सारे, ये कलमें मेरी हैं, ये मेरी कलम है, दीज आर माई पेन्स। और दैट का दोज होता है। तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव है। अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव को जानना है तो ईच, आइदर और नाइदर, हम लोग ईच, आइदर, नाइदर के रूप में हम लोग जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। ईच का प्रयोग हम लोग करते हैं दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के लिए। दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के लिए हम लोग ईच का प्रयोग करते हैं। इसका यूज मैं लिखवाऊंगा और बताऊंगा एज पर सेंटेंसेस। और आइदर का जो यूज है, इसको ईदर और आइदर दोनों पढ़ते हैं। पहला नंबर चीज़, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि आइदर भी पढ़ते हैं, इसको ईदर भी पढ़ते हैं। और ईदर के अभी और बहुत सारे में, ईदर का मतलब बोथ भी होता है। बहुत लोग को नहीं पता है तो जान लीजिए आज। ईदर यानी आइदर का मतलब बोथ भी होता है। आई हैव स्लैप्ड ऑन योर ईदर चिक्स, आई हैव स्लैप्ड ऑन योर ईदर चिक्स। ईदर चिक्स का मतलब दोनों गाल पे स्लैप किया है। तो यहाँ पर ईदर का मतलब बोथ भी होता है, लेकिन आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो ये जब भी आएगा प्रोनाउन की तरह यूज होगा। हर जगह इसका आप मत समझ लीजिएगा कि जैसे तैसे सेंटेंस। तो ईदर का मतलब होगा यहाँ पर दो में से कोई एक, या दो में से कोई एक, या दो से अधिक में से कोई एक, ठीक है। और दोनों में से कोई नहीं, नाइदर का मतलब। इसको अब सेंटेंस से भी बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, जैसे जैसे वन बाय वन स्टेप हम लोग सीखते चले जाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन का भी यूज़ में बताने वाला हूँ,
उसके बाद धीरे धीरे ये सारे जो है यूज़ कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब रेसिप्रोकल क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग को जानना होगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है। ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर के का जो यूज है वो रेसिप्रोकल के तहत होता है। जैसे आई वॉज प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स विथ ईच अदर, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग विथ ईच अदर, मैं एक दूसरे के साथ खेल रहा था। वी वर प्लेइंग विथ ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। कंप्लीट और करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? वी वर प्लेइंग विथ ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। और वन अनदर का भी सेंस वही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसको मैं बताऊंगा, तो थोड़ा सा इसके लिए वेट कीजिए। अब बात आ गई रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक। दोनों रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक करीब करीब एक ही है, बस थोड़ा सा सेंटेंस से इसको मतलब कि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट का ही जो है वो जुड़ाव होता है कंप्लीटली सेंटेंस में। एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे कि आपको कहना है कि मैंने यह काम खुद से किया है, तो आई डिड इट माई सेल्फ। मैंने इस काम को खुद से किया है नहीं होगा, मैंने यह खुद से किया। तो ये जो लाइन होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, लेकिन मैंने खुद से ही यह किया, आई माई सेल्फ डिड इट। यानी कि अब ये जो है इम्फैटिक जो है प्रोनाउन बन गया। इम्फैटिक का मतलब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार। अगर वर्ड आपने यूज किया तो उसको और जोरदार बनाया, उसमें बहुत प्रेशर दिया, उसमें बहुत लाउड है। ए सेंटेंस दैट हैज़ लाउड साउंड, मतलब उस साउंड का जो आपने प्रयोग किया, उस सेंटेंस का जो प्रयोग किया, उसमें बहुत साउंड है और प्रेशर है। मैंने खुद से ही यह किया, मतलब उस पर प्रेशर दे रहे हो सेंटेंस को बोलने के लिए, उसमें एक अलग साउंड है। तो यहाँ पर जो है एम्फैटिक प्रोनाउन के तहत इसको हम जानते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने खुद से ही यह किया, सिंपली आई डिड इट माई सेल्फ, अंत में लग गया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझेंगे। और अगर सब्जेक्ट के बाद आ जाता है तो बेसिकली उसको हम लोग कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन अधिकतर सेंटेंस के अंदर ही रहते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस के बाहर रहते हैं, ऐसे भी आप इजीली समझ सकते हैं। और सेंटेंस में मैंने समझा दिया कि एम्फैटिक प्रोनाउन में जोर देकर जो बात कही गई है, मैंने खुद से ही यह किया, तो वो होगा आपका एम्फैटिक। अब रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे कि हु है, विच है, ठीक है, वेयर है, ये सारे जो हैं वो एम्फैटिक प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन का जो है इस्तेमाल के लिए यूज होते हैं। तो जैसे हु का इस्तेमाल कैसे रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे ही इज़ द बॉय हु हैज़ स्टोलन माई पर्स, जैसे ही इज़ द बॉय हु हैज़ स्टोलन माई पर्स, रिलेट कर रहा है हु। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, मतलब कि किसी चीज़ को, दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन को दर्शाने वाले वर्ड को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, लेकिन वो प्रोनाउन होना चाहिए, प्रोनाउन के तहत इस्तेमाल होना चाहिए। तो इस बहुत सारी बातें होंगी, तो कैसे कैसे सीखेंगे हम लोग करेंगे। सेंटेंस के अंदर आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अब बात आती है, 2 बार मैंने रिलेटिव प्रोनाउन लिख दिया है, इसके बाद है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है कंप्लीटली जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब जो WH वर्ड है, आप बेसिकली देखते हैं सेंटेंस जो शुरू होते हैं और प्रोनाउन की तरह काम करते हैं, तो वो आपके जो हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें एक एक यूज़ में बताऊंगा, इसलिए दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू माय वीडियोस फॉर लर्निंग इन
a very easy way. There are a lot of platform you will go through in YouTube videos, but this is, I think, and as far as my concern, this is the place where you can solve all your problems. A lot of platforms are there, you can go through and learn several things, but this is the learning point. This is the real learning point where you can improve your English skills, grammatical terms, and for much more information you have to subscribe, like and share my videos. Okay, have a nice day. Wait for next video, that will be very important for you.